Hey, so hello everyone, this is Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. In this video, we are going to revise 115 along with questions. हम इंडेक्स 115 along with questions पूरा रिवाइज करने वाले इस स्पेसिफिक लेक्चर के अंदर एकदम बेहतरीन तरीके से रिवाइज करेंगे, एकदम मजा आ जाएगा आपको, राइट? बट वो रिवीजन शुरुआत करने के पहले मैं बता दूं मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले माय नेम इज आकाश कंदई। आई टीच द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसलिए हम कहते हैं #FRWTK या फिर FR में DGVTK, राइट? उसके अलावा सीए कर रखा है, डिप्लोमा इन आईएफआरएस भी कर रखा है, ऑल्सो सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, है ना? उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात यह है कि अभी 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक एक बहुत धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जहां आपको अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा 20% ऑफ। सर कैसे मिलेगा? कोड एक ही है, यूनिवर्सल कोड है FRWTK, ये कोड लगाओगे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, राइट? उसके अलावा ये हमारी अनअकैडमी की ड्रीम टीम की टीम है। वाई शुड शुड सीए फाइनल, जबरदस्त बेनिफिट्स, व्यूज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिलता है एक सब्जेक्ट से भी कम प्राइस के अंदर, अनलिमिटेड लाइव कितने बार भी देखो, रिकॉर्डेड कितने बार भी देखो, फुल कोर्स फास्ट ट्रैक दोनों का एक्सेस मिलता है, डाउट सॉल्विंग रेगुलरली होती है, टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं, राइट? उसके अलावा ये हमारी ड्रीम टीम की अपकमिंग बैच है जो आने वाली है, अगर आप का अटेम्प्ट फ्यूचर में है तो आप ले सकते हो इसको, राइट? ये मेरी एफआर की फास्ट ट्रैक की डिटेल्स। उसके अलावा प्लस का सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ से चालू होते हैं, राइट? प्लस के ये सब्सक्रिप्शन है, बट यहाँ भी 10% जैसे लिखा है, 10% नहीं 20% ऑफ मिलेगा टिल 20th of April बाय यूजिंग कोड FRWTK, राइट? सेम इज द केस विद आइकॉनिक, 3 प्लान अवेलेबल है बट कोड FRWTK पे 20% ऑफ। प्लस ऑन आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाला है। लाइट इज अ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जहां अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है तो आप दे सकते हो, लेकिन प्लस और आइकॉनिक के अंदर आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो, और फिर अभी बस 115 रिवीजन शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात कहूंगा, प्लीज अच्छे से रिवाइज करते रहना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, टाइम कम है लेकिन जितना भी है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज अपने को करना है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 115, बराबर? सबसे पहले अपन 115 रिवाइज करेंगे, और इसमें भी जो काम की बात है उतनी ही करूंगा। वैसे 115 बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन जो काम की बात है वो अपन फटाफट करेंगे। जितने मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सारे अपन फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। सो वी आर स्टार्टिंग इन 3 2 1 एंड गो। सबसे पहला इंडेक्स का नंबर 115, नाम रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, बराबर? स्कोप वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं, आगे बढ़ जाने का। फिर आता है कोर प्रिंसिपल। कोर प्रिंसिपल ये बोलता है कि तुमको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए उस मैनर में दैट डिपिक्ट्स द ट्रांसफर ऑफ गुड एंड सर्विसेज, और उस अमाउंट पे दैट रिफ्लेक्ट्स द कंसिडरेशन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी एंटाइटल्ड। इस कोर प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए वी हैव द 5 स्टेप मॉडल। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। इसका शॉर्ट फॉर्म बाय द वे अगर आपको याद रखना तो शॉर्ट फॉर्म इज CPTAR, बराबर? CPTAR मतलब आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, allocate the transaction price under performance obligation, and recognize revenue as and when entity satisfy performance obligation। फिर अपन बात करेंगे सबसे पहले स्टेप की। स्टेप नंबर 1 में जितने काम की बात है वही करेंगे। सबसे पहले है हमको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट कब बोलना चाहिए। कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब वो 5 कंडीशन मीट करेगा। अकाउंटिंग कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाने का बिकॉज ताकि अपन उस कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग कर सके। अब वो 5 कंडीशन क्या है? सब पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर देना चाहिए, हर पार्टी को उसका राइट मालूम होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस मालूम होना चाहिए, और इट शुड बी प्रोबेबल दैट एंटिटी विल बी एबल टू कलेक्ट ऑल ऑफ द कंसिडरेशन। कभी कभी होता है कि अपन ये 5 कंडीशन मीट ना करे तो क्या किया जाए, तो उस केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल है कि सपोज कभी आप टोकन मनी रिसीव करते हो जो कि नॉन रिफंडेबल है, और अगर वो टोकन मनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पे आप फोरफीट कर सकते हो। इसका मतलब अगर ऐसा कोई कंसिडरेशन मिलता है जो कि नॉन रिफंडेबल है और कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन पे आप उसको अपने ही जेब में रख लोगे, और मैं ऐसा कह दूं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, तब उस केस में भले ही वो 5 कंडीशन मीट ना हो, फिर भी ऐसे नॉन रिफंडेबल कंसिडरेशन को आप रेवेन्यू बुक कर सकते हो, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैंसिल्ड, बिकॉज आप ये कमा चुके हो। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है काम का बात के अंदर कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। कंबाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, दो एक पार्टी से एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या कंबाइन करूं? द आंसर इज ओनली इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सबसे पहला है द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नेगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज। उसके अलावा द और मतलब तीनों में से कोई भी एक मीट करना है, और अमाउंट ऑफ वन कंसिडरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ consideration paid in one contract depends on the amount of other performance obligation, और the goods and services promised in the contract are a single performance obligation। अगर तीनों में से कोई भी एक मीट कर जाएगा तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दे, कंबाइन कर दे बेटा। अब अगर मैं स्टेप नंबर 1 की बात करूं तो अगर स्टेप नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये वाला पॉइंट है जो कि है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफिकेशन मतलब
हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ब्रॉडली होते हैं दो तरह के, एक ऐसे मॉडिफिकेशन जिसको अपन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, या फिर ऐसा मॉडिफिकेशन जिसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानना है। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कौन से मॉडिफिकेशन को मानेंगे? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तब मानेंगे जब बोथ कंडीशन सैटिस्फाइड। अब दो कंडीशन क्या है? सबसे पहला, टर्म्स में चेंज कुछ ऐसा हुआ है जिधर गुड्स एंड सर्विस जो देना है वो इंक्रीज हो रहा है, और सेकंड, वो जिस प्राइस से इंक्रीज हो रहा है वो प्राइस क्या रिफ्लेक्ट करती है? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस रिफ्लेक्ट करती है। दोनों सेटिस्फाई करेगा तो उस केस में हम कहेंगे मॉडिफिकेशन को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना है। अगर सेपरेट ट्रीट करना तो टेंशन है ही नहीं उस केस में। लेकिन मॉडिफिकेशन को कौन से केस में अपन सेपरेट नहीं ट्रीट करेंगे? अब इसमें दो केसेस है। सबसे पहला, जहां कोई न्यू गुड्स या सर्विस ऐड हुआ है बट द प्राइस इज नॉट स्टैंड अलोन, उस केस में हम अकाउंट करेंगे प्रोस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिवली? ऐसा मानने का पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म, नया कॉन्ट्रैक्ट चालू, और फिर अकाउंटिंग करने का। अच्छा, लेकिन कभी कभी होता है कि बाकी सारे रिमेनिंग केसेस में जहां रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विस आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब जो गुड्स एंड सर्विस ऐड किया वो डिस्टिंक्ट नहीं है, या फिर सिर्फ कंसिडरेशन चेंज किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस केस में हमको अकाउंटिंग करना है क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस? क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस का बेसिक मतलब होता है कि अमाउंट निकालने का रेट्रोस्पेक्टिव और इफेक्ट देने का प्रोस्पेक्टिव। मतलब अगर ये इंफॉर्मेशन डे 1 पे होती तो फिर आज तक कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए था और ऑलरेडी कितना बुक कर चुके, उसका डिफरेंस आज के दिन पे अपन एडजस्ट करेंगे। इसलिए अपन इसको प्यार से बोलते हैं अमाउंट निकालो रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट दो प्रोस्पेक्टिव, बस कहानी खत्म। फिर आएगा आइडेंटिफाई दी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब सिंपल सी बात है, जितने होंगे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उतने अपने को ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितने कितने टाइप के हो सकते हैं, तो इसलिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का, कि जितने ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उतना ज्यादा एलोकेशन होगा उस केस में, बराबर। तो अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिस्टिंक्ट है, मतलब अगर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस देना है एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और वो सारे मल्टीपल गुड्स एंड सर्विस डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तुमको लगते हैं, तो उस केस में अपने को बेसिकली ये बोलना है कि एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। अगर एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब वो डिस्टिंक्ट कब होगा? दो स्टेप मॉडल है, वो दोनों कंडीशन मीट करेगा तो डिस्टिंक्ट होगा। दो कंडीशन क्या है? सबसे पहला, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, दे आर केपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट, मतलब कस्टमर वो सारे गुड्स एंड सर्विस का अलग अलग बेनिफिट उठा सकता है। और सेकंड, वो डिस्टिंक्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट इंटररिलेटेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब अगर वो डिस्टिंक्ट है तो मल्टीपल पीओस है, लेकिन अगर वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसका मतलब अगर जितने भी गुड्स एंड सर्विस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट इंटररिलेटेड है तो उस केस में वो डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है तो उस केस में हम कहेंगे कि मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। वो यही कहता है कि आर देयर मल्टीपल प्रॉमिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट, इफ देयर आर डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज तो मल्टीपल पीओज है, नहीं है तो सिंगल पीओ है, कहानी खत्म, बराबर। उसके बाद अपन किसका बात करेंगे? उसके बाद हाँ, और कुछ काम का बात है क्या इसके अंदर? नहीं। उसके बाद अपन बात करेंगे डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन प्राइस? जो भी कंसिडरेशन कस्टमर कंपनी को पे करता है उसको कहते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। ध्यान रखना 115 के अंदर अपन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कंपनी जो रेवेन्यू अर्न कर रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। तो जितना भी ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करने का, नाउ इट कैन, सबसे पहले टीपी जब डिटरमाइन करोगे तो शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उसके अलावा इट कैन बी फिक्स्ड, इट कैन बी वेरिएबल। तो द मेन क्वेश्चन इज क्या वेरिएबल कंसिडरेशन को भी हम टीपी का पार्ट मानेंगे क्या? टीपी मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस का पार्ट मानेंगे क्या? तो वो उसके अंदर 5 अलग अलग पॉइंट का डिस्कशन है, टीपी के अंदर अपन सबका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन है वेरिएबल कंसिडरेशन का। तो वेरिएबल कंसिडरेशन मतलब ऐसा कंसिडरेशन जो शायद अमाउंट में फिक्स हो सकता है लेकिन देना है कि नहीं देना वो आउटकम फिक्स नहीं है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल बोनस दूंगा, अगर कंडीशन मीट किया तो बोनस कितने का दूंगा? 5000 का दूंगा, लेकिन देना है कि नहीं देना वो फिक्स नहीं है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन। अगर वेरिएबल कंसिडरेशन में बोनस है तो इट कैन बी पॉजिटिव वेरिएबल कंसिडरेशन या फिर इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो इन नेचर ऑफ पेनल्टी। तो वेरिएबल कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों केस में अपन दोनों कंसिडर करते हैं, बराबर। अब वेरिएबल कंसिडरेशन कितना कंसिडर करना है हमारे टीपी के अंदर वो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसको एस्टिमेट करने के लिए वी हैव टू मेथड। सबसे पहला एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और दूसरा है मोस्ट लाइकली आउटकम मेथड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड? बराबर, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर अगर मल्टीपल आउटकम्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन पॉसिबल है तो हम हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी वेटेड अमाउंट निकालेंगे, बराबर। लेकिन अगर सिर्फ एक सिंगल आउटकम पॉसिबल है, या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है, तो उस केस में सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम को निकालना होता है। उसके लिए हम यूज करेंगे मोस्ट लाइकली आउटकम, बराबर। ध्यान रखना इस बात का। अब एक और बात का ध्यान रखना, जब अपन मोस्ट लाइकली आउटकम यूज करेंगे तो अगर मैं आपको ऐसा कह दूं
कि 90% चांस है कि अपने को करना पड़ेगा, तो उस केस में जितना भी अमाउंट है उसको 90% से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, उस केस में होल अमाउंट लेने का इन केस ऑफ मोस्ट लाइकली आउटकम। ध्यान रखना इस बात का, बराबर। और कुछ काम का बात, हाँ। फिर आता है बी पॉइंट, दैट इज कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। ये पॉइंट सीधा सीधा ये बोलता है कि अगर वेरिएबल कंसिडरेशन ढूंढने में कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स कभी कभी हो सकते, होता है ना, एस्टिमेट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है ना, ब्रॉड बहुत सारे रेंजेस पॉसिबल है तो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसे वेरिएबल कंसिडरेशन के कंप्यूटेशन पे कोई कंस्ट्रेंट है तो उस केस में ऐसे वेरिएबल कंसिडरेशन को अपन टीपी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। वो कहता है कि शैल बी इंक्लूडेड इन टीपी ओनली व्हेन इट इज हाईली प्रोबेबल दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट ऑकर। मतलब प्रॉपर्ली कंप्यूट कर पाओगे तो ही इसको इंक्लूड करो, वरना इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, बराबर। उसके अलावा वो कहता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को एवरी ईयर एंड पे रीअसेस भी करने का। ध्यान रखना, अगर टीपी के अंदर कोई भी चेंज होता है, सीधा एक बात गांठ बांध के रख लो, अगर टीपी के अंदर कोई भी चेंज होता है, अमाउंट निकालने का रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट देने का प्रोस्पेक्टिव, कहानी खत्म, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। फिर आता है अपना सी वाला पॉइंट अंडर स्टेप नंबर 3, दैट इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर किसी सर्विस के लिए जल्दी पे कर रहा है या कस्टमर किसी सर्विस के लिए लेट पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल अपन फटाफट से एग्जांपल लेते हैं। सपोज कस्टमर ने आज सर्विस कंज्यूम कर ली लेकिन पेमेंट करेगा 2 साल के बाद, तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, तो जितना वो एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा वो रेवेन्यू का पार्ट नहीं बनना चाहिए, बराबर। सेकंड थिंग, कस्टमर ने ना 2 साल पहले ही पे कर दिया किसी गुड्स या सर्विस के लिए, तो 2 साल जब पहले पे करेगा तो कम पे करेगा, 2 साल के बाद पे करता तो 1500 पे करता फॉर एग्जांपल, लेकिन 2 इयर्स के पहले पे कर रहा है तो सिर्फ 1400 पे कर रहा है, तो आपका रेवेन्यू 1400 है कि 1500 है? रेवेन्यू 1500 होना चाहिए उस केस में। मतलब रेवेन्यू आप कितना बुक करोगे? the cash selling price which you would have paid on the date of ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ गुड्स या सर्विस, उस दिन जो भी रेवेन्यू कैश सेलिंग प्राइस होता उस अमाउंट पे आपको रेवेन्यू बुक करना है, बाकी इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम रहने वाला है उस केस में, ध्यान रखना। बाकी फाइनेंस कॉस्ट रहेगा बेसिकली, उसका अमाउंट वगैरह अपन क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ केसेस में अपने को फाइनेंसिंग कंपोनेंट निकालने का अलग से जरूरत नहीं होता है। वो केसेस कौन से? सिंपल सी बात है, सबसे पहला, अगर कस्टमर जल्दी पे कर रहा है ना, कस्टमर इज पेइंग इन एडवांस, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी लेट सर्विस दे रहा है, कंपनी ने सर्विस पहले दे दिया है, कस्टमर लेट सर्विस कंज्यूम कर रहा है, तो उस केस में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट निकालने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर कस्टमर लेट पे कर रहा है बिकॉज वो वेरिएबल कंसिडरेशन है, तो उस केस में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट निकालने का जरूरत नहीं है। तीसरा वाला, अगर कंपनी कस्टमर से जल्दी पैसा रिसीव कर रहा है फॉर रीजंस अदर देन प्रोविजन ऑफ फाइनेंस। कभी कभी होता है ना, विजय माल्या का भाई है, ये पैसा लेकर भाग जाएगा, रे भाग जाएगा, तो मैंने क्या किया, उससे पहले एडवांस लेकर रख लिया, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का रीजन नहीं था फाइनेंस पैसा जल्दी लेना, इट वाज डर, माल्या का डर भाई साहब, खौफ उसका, तो इसलिए पैसा पहले ले ला, तो उस केस में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट निकालने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आएगा अपना डी पॉइंट, दैट इज नॉन कैश कंसिडरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन? बेसिक मतलब होता है बार्टर ट्रांजैक्शन। अगर मैंने किसी को गुड्स या सर्विस दिया, बदले में पैसा नहीं लिया, बदले में गुड्स या सर्विस लिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एफआर पढ़ाया, आपने बदले में मेरा आईटीआर फाइल करके दे दिया, बराबर, इसको बोलते हैं नॉन कैश कंसिडरेशन। तो उस केस में जब मैं आपको कोई सर्विस दूंगा तो मैं उस सर्विस पे रेवेन्यू कितने अमाउंट का बुक करूंगा? तो दो प्रेफरेंस है, पहला प्रेफरेंस है फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन रिसीव, जो भी गुड्स या सर्विस रिसीव करोगे उसका फेयर वैल्यू, वो नहीं है तो जो भी गुड्स या सर्विस दिया उसका फेयर वैल्यू, बराबर। अच्छा, ध्यान रखना, ये अपना जो बेसिक रूल है 16, 38, 40 उसके अगेंस्ट है। 38, 40 के अंदर गिवन वगैरह का 16, 30, 40 के अंदर गिवन आपको फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, यहाँ एक्वायर्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस है, ध्यान रखना। तो याद रख लो 102 और 115 के अंदर एक्वायर्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस है, 102 एसबीबी के अंदर भी यही था, ठीक है, खत्म। उसके बाद है कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स या सर्विसेज। अगर किसी सर्विस के लिए कस्टमर खुद ही गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो रेवेन्यू का अमाउंट क्या रहेगा? सिर्फ जितना एंटिटी ने चार्ज किया उतना, या कस्टमर ने जो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड किया वो इंक्लूड करने के बाद वाला अमाउंट? तो उस केस में अगर ऐसे गुड्स या सर्विस का रेवेन्यू अर्निंग पार्टी कंट्रोल ऑब्टेन कर लेता है तो इंक्लूड दैट गुड्स या सर्विस का अमाउंट इन द अमाउंट विद द एंटिटीज चार्जिंग टू द कस्टमर फॉर रेवेन्यू, तो वो दोनों अमाउंट मिला के पूरा रहेगा टीपी। लेकिन अगर एंटिटी के पास ऐसे गुड्स या सर्विस का कंट्रोल नहीं आ रहा है तो उसको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे उसके बाद आएगा ई वाला पॉइंट, कंसिडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। अगर कभी कभी कंपनी को कस्टमर को कुछ कंसिडरेशन पे करने का है, ऐसा कब होता है? याद है, कैशबैक के फॉर्म में होता है। तो अगर ऐसा कैशबैक वगैरह के फॉर्म में कोई कंसिडरेशन पे करने का है तो उस केस में ऐसे कंसिडरेशन को जो कंपनी कस्टमर को पे करेगा सीधा सीधा टीपी में से माइनस कर देने का। कैशबैक के फॉर्म में दिया, फॉर एग्जांपल 100 रुपया रिसीव का, 10 रुपया कैशबैक दिया, तो रेवेन्यू 90 बुक करने का। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर से
कस्टमर को कंपनी पैसा क्यों दे रहा है? क्योंकि कंपनी ने कस्टमर से भी कुछ गुड्स या सर्विस रिसीव किया है। मतलब पहले मैंने कुछ गुड्स या सर्विस दिया तुमको, तुमने मुझे पैसा दिया, फिर तुमने मुझे कुछ गुड्स या सर्विस दिया और मैं तुमको पैसा दिया। तो अगर ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए रेवेन्यू अर्निंग पार्टी कस्टमर को कुछ पैसा दे रहा है, मतलब इट इज पेइंग दैट कंसिडरेशन which because it relates to a distinct goods and service received। तो उस केस में क्या करने का, इट शुड बी अकाउंटेड सेपरेटली। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपन ने जो गुड्स या सर्विस रिसीव किया है उसका परचेस प्राइस और जो आपन ने गुड्स या सर्विस सेल किया है उसका सेल प्राइस आपन ने दोनों इन्फ्लेट करके दिखा दिया है। तो उस केस में जितना भी इन्फ्लेटेड है वो दोनों जगह से आपको माइनस करना पड़ेगा। आपन ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसका मीनिंग सिर्फ शॉर्ट में बता दूंगा, जिसने पढ़ा उसको समझ जाएगा। सबसे पहला स्लॉटिंग फीस, अगर आपको जिस पार्टी को आप सप्लाई कर रहे हो वो आपको स्लॉट्स वगैरह बेच रहा है तो उस केस में स्लॉट बेचने के लिए उसने को आपको कुछ चार्ज किया रहेगा, तो वो रिडक्शन करने का टीपी से, बराबर। उसके अलावा सेकंड, अगर आप जिसको गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो आपको बदले में एडवर्टाइजमेंट भी करके दे रहा है तो उस केस में एडवर्टाइजमेंट के लिए जितना वो चार्ज कर रहा है वो अलग ट्रीट करने का, और आपने जितना गुड्स एंड सर्विस के लिए रिसीव किया वो अलग ट्रीट करने का, बराबर। उसके अलावा अगर कोई भी प्राइस प्रोटेक्शन आप किसी बायर को देते हो तो उस केस में जितना भी प्राइस प्रोटेक्शन आपने उस बायर को दिया है उतना आपको टीपी में से लेस करके दिखा देने का। ये तीनों पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, बट थे तो मैंने डिस्कस कर लिए। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, दैट इज एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर मल्टीपल पीओस तो ही एलोकेट करने का जरूरत है, लेकिन अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ही सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है तो क्या एलोकेशन का जरूरत है? द आंसर इज नो, बराबर। तो इसलिए ये वाला पॉइंट तब आएगा जब देयर आर मल्टीपल पीओस। अब एलोकेट कौन से रेशियो में करोगे? बेसिक रूल ये बोलता है कि एलोकेट करना इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस, बराबर। अब इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट्स जो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? अगर वो गुड्स इंडिविजुअली बेचते तो कितने में बेचते? उसको बोलते हैं एसएसपी। मिलता है तो शाबाश, जितना भी टीपी है सारे गुड्स एंड सर्विस में इस एसएसपी के बेस पे एलोकेट कर देने का। अच्छा, कभी कभी आप एसएसपी ही एस्टिमेट नहीं कर पाते हो तो एसएसपी एस्टिमेट करने के वी हैव फ्यू मेथड्स। सबसे पहला मेथड है एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर का प्राइस लेकर थोड़े बहुत अपने एडजस्टमेंट्स करते हैं और अपना एसएसपी निकाल लेते हैं। फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच। अपना जितना भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसमें अपना हल्का सा मार्जिन ऐड करके निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस, बराबर। और तीसरा होता है रेसिडुअल अप्रोच। ये कब काम आता है? ये तब काम आता है जब किसी एक गुड्स या सर्विस का अपने पास टीपी अवेलेबल नहीं होता है। तो हम क्या मानते हैं, हम बोलते हैं फ्रॉम द टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस डिडक्ट ऑल रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विस का प्राइस आफ्टर डिस्काउंट वाला। तो आपको मिलेगा जो एक गुड्स या सर्विस है इसका प्राइस अपने पास अवेलेबल नहीं है उसका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना ये लास्ट अप्रोच होता है और ये सिर्फ आप तब यूज कर सकते हो जब आपके पास सिर्फ एक गुड्स या सर्विस का क्या अवेलेबल नहीं है, एसएसपी अवेलेबल नहीं है। वापस से तो कैसा करने का लास्ट वाले केस में, टोटल टीपी माइनस टोटल टीपी माइनस द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ऑल द रिमेनिंग गुड्स या सर्विसेज। तो आपको मिलेगा उस रिस्पेक्टिव सिंगल गुड्स या सर्विसेज का अमाउंट, ठीक है। अब इसके अभी बात मैं डिटेल में करूंगा लेकिन उसके पहले और बातें कर लूं। सबसे पहले व्हेन यू यूज द रेसिडुअल अप्रोच, अगर जिस गुड्स एंड सर्विस का आपको प्राइस नहीं मिल रहा था उसका जो भी प्राइस मिलता है ना, उसका जो प्राइस मिलता है, सबसे पहली चीज इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव हुआ तो आप यूज नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आपको सपोज प्राइस मिलता है 1000 और इस गुड्स एंड सर्विस का आपके पास एग्जैक्ट एसएसपी नहीं है लेकिन एक रेंज ऑफ एसएसपी है कि अगर आप बेचते हो तो 5000 से 10000 के रेंज में बेचते हो, बट आपको तो एसएसपी कितना आ रहा है 1000, तो उस केस में रेसिडुअल मॉडल, रेसिडुअल मेथड इज इनअप्रोप्रिएट। आप उसको बोलोगे वो यूज करना वैलिड नहीं है। लेकिन अगर इस केस में आपका अमाउंट आता 7000 तो रेंज में फॉल हो रहा है तो आप उसको यूज करते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके अलावा एलोकेशन ऑफ डिस्काउंट। अब अगर आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि उसने कंबाइंड गुड्स एंड सर्विस लिया है तो कुछ डिस्काउंट दिया रहेगा, तो नॉर्मली जब आप पूरे टीपी को एसएसपी के अंदर बांटते हो बिटवीन ऑल द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस तो बाय डिफॉल्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितना डिस्काउंट है वो डिस्काउंट भी बढ़ जाता है इन द रेशियो ऑफ एसएसपी। वो डिस्काउंट भी क्या बढ़ जाता है इन द रेशियो ऑफ एसएसपी, बाय डिफॉल्ट उसी में बढ़ जाता है वो चीज, सबसे पहली चीज। सेकंड, अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से ज्यादा गुड्स एंड सर्विस है, बराबर, और सबसे पहले अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विस स्मॉलर बंडल में बेचते हो, सपोज आप स्मॉलर बंडल में दो गुड्स बेचते हो और दो गुड्स पर डिस्काउंट देते हो 5000 रुपीज का, और आप लार्जर बंडल बेचते हो जिसमें चार गुड्स बेच रहे हो और चार गुड्स भी बेच रहे हो 5000 रुपीज का, 5000 पे डिस्काउंट पे। इसका मतलब
आप जितना लार्जर बंडल पे डिस्काउंट दे रहे हो उतना ही एग्जैक्ट डिस्काउंट स्मॉलर बंडल पे दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि लार्जर बंडल वाला जो डिस्काउंट है वो चारों गुड्स में नहीं, वो सिर्फ उन दो गुड्स पे एप्लीकेबल है जो स्मॉलर बंडल में भी बिकते हैं। बराबर, तो ध्यान रखना, नॉर्मली डिस्काउंट एलोकेट होता है इन द रेशियो ऑफ एसएसपी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जब अपन टीपी को एलोकेट कर रहे पीओस के अंदर तो एसएसपी में एलोकेट कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट भी एसएसपी में एलोकेट हो रहा है। लेकिन अगर स्मॉलर बंडल बिकता है एट सर्टेन डिस्काउंट और लार्जर बंडल पे भी सेम डिस्काउंट है, तो मानने का सारा डिस्काउंट वाज एप्लीकेबल ओनली टू द स्मॉलर बंडल। तो लार्जर बंडल वाले जो एक्स्ट्रा गुड्स है उस पर कोई भी डिस्काउंट जाने वाला नहीं है, खत्म। उसके अलावा एलोकेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा पीओस है ना, और वेरिएबल कंसिडरेशन सिर्फ एक सर्टेन पीओ के ऊपर प्रॉमिस हुआ है, तो वेरिएबल कंसिडरेशन को येडे की तरह सारे पीओस के ऊपर एलोकेट नहीं कर देने का, जिस पीओ के ऊपर प्रॉमिस हुआ है उसी पीओ में एलोकेट कर देने का। ध्यान रखना मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, पीओ मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, टीपी मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस, एसएसपी मतलब स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग प्राइस। बराबर, खत्म। फिर था चेंजेस इन ट्रांजैक्शन प्राइस। मैंने बताया था वेरिएबल कंसिडरेशन हो या कोई भी टीपी में चेंज हो, है ना, रीएस्टिमेट का चेंज हो, इफेक्ट निकालने का प्रोस्पेक्टिव, अमाउंट निकालने का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे, सॉरी अमाउंट निकालने का रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट देने का प्रोस्पेक्टिव, कहानी खत्म। बराबर, आगे फिर आता है स्टेप नंबर 5, recognize revenue as and when entity satisfied its performance obligation। रेवेन्यू बुक करने का as and when entity satisfied performance obligation। अब entity satisfied परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे करता है? सबसे पहले दो तरीके होते हैं, या तो एक वन शॉट सेटिस्फैक्शन होगा सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अगर कंपनी वन शॉट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कंट्रोल कैसे जा रहा है, कंट्रोल अगर डे वन पे जा रहा है तो सारा रेवेन्यू डे वन पे बुक होएगा। अगर कंट्रोल एग्जैक्ट 2 साल के बाद जा रहा है वन शॉट में, तो 2 साल के बाद वन शॉट में बुक होगा। लेकिन अगर कंट्रोल जा रहा है ओवर द पीरियड, तो रेवेन्यू बुक होना चाहिए ओवर द पीरियड। बराबर, तो इसलिए अपने को चेक करना पड़ेगा कंट्रोल कैसा जा रहा है, ठीक है। तो अब ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल हो सकता है या तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो एट अ पॉइंट इन टाइम। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर कंट्रोल ओवर द पीरियड जा रहा है कि वन शॉट जा रहा है? तो उस केस में अगर वो तीन में से कोई भी एक कंडीशन मीट कर जाए तो हम कहेंगे कंट्रोल जा रहा है ओवर द पीरियड। लेकिन अगर वो तीनों में से एक भी ना मीट करे तो हम कहेंगे कंट्रोल जा रहा है वन शॉट, ठीक है। अब सबसे पहले वो तीन कंडीशन क्या है? सबसे पहला है जैसे जैसे कंपनी परफॉर्मेंस दे रहा है वैसे वैसे कस्टमर कंज्यूम कर रहा है। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस। जैसे 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 मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं आप तुरंत का तुरंत कंज्यूम करते हुए चल रहे हो। सपोज 3 महीने की बैच है, बराबर, तो जैसे जैसे रोज पढ़ाऊंगा रोज बेनिफिट मिल रहा है आपको, उस केस में मेरे केस में मैं रेवेन्यू बुक करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सेकेंड, एंटिटी एनहांसेस एन असेट दैट द कस्टमर कंट्रोल्स, मतलब कस्टमर के असेट के ऊपर ही सर्विस दिया। फॉर एग्जांपल कस्टमर के घर पे पेंटिंग करके दिया 3 महीने के लिए, तो उस केस में जब कस्टमर के असेट पे ही सर्विस देते हो तो कंट्रोल जाता है ओवर द पीरियड। उसके अलावा अगर आप कस्टमर के लिए एक ऐसा कह दो कि एक वो कस्टमाइज नेचर का असेट बना रहे हो, बराबर, क्या बना रहे हो? कस्टमाइज नेचर का असेट बना रहे हो, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि अगर भूल से भी कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल कर दिया तो द रेवेन्यू अर्निंग एंटिटी कैन रिकवर द कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जितना खर्चा इनकर हुआ है प्लस द प्रॉफिट मार्जिन। अगर स्पेशलाइज नेचर का असेट है और कैंसलेशन पे रेवेन्यू अर्निंग पार्टी के पास कॉस्ट इनका टिल डेट प्लस मार्जिन रिकवर करने का ऑप्शन है, तो उस केस में हम मानेंगे ऐसे असेट के ऊपर कंट्रोल जा रहा है ओवर द पीरियड। अगर तीनों में से एक कंडीशन मीट कर जाए तो कंट्रोल जा रहा है ओवर द पीरियड, और अगर एक भी मीट ना करे तो उस केस में कंट्रोल जा रहा है एट अ पॉइंट इन टाइम। बराबर, अच्छा। अब अगर कंट्रोल जा रहा रहेगा ओवर द पीरियड तो रेवेन्यू बुक करना है ओवर द पीरियड। अच्छा, ओवर द पीरियड इक्वली बुक कर डालेगा सर? इक्वली नहीं होता है, अपने को मेजरमेंट प्रोग्रेस निकालना रहता है। जितना प्रोग्रेस हर साल में उतना रेवेन्यू बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू है तो अपन देखेंगे पहले साल में कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका। अगर फर्स्ट ईयर में 70% कंस्ट्रक्शन हो चुका तो उस केस में 70% रेवेन्यू फर्स्ट ईयर में बुक कर लेंगे। बराबर, तो उसी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए अपने पास होते हैं दो तरह के मेथड, एक होता है आउटपुट बेस, एक होता है इनपुट बेस। बस इतना याद रखने का। आउटपुट बेस मतलब सर्वे करेंगे कितना काम कंप्लीट हुआ है कंपेयर टू कितना काम टोटल था, बराबर। उसके अलावा इनपुट बेस मतलब देखेंगे कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है कंपेयर टू टोटल कॉस्ट, कितना टाइम खत्म हो चुका है कंपेयर टू टोटल टाइम, कितना लेबर आज खत्म हो चुका है कंपेयर टू टोटल लेबर टाइम, बराबर। वैसा उस बेसिस पे अपन निकालेंगे मेजर ऑफ प्रोग्रेस, बराबर। और एट अ पॉइंट इन टाइम वाले केस में तो रेवेन्यू बुक करेंगे सीधा सीधा एट अ पॉइंट इन टाइम जब कंट्रोल गया वन शॉट,
बराबर, खत्म। ये था अपना 5 स्टेप मॉडल ऑफ 115। अब अपन डिस्कस करेंगे फटाफट से स्पेशल केसेस ऑफ 115। सबसे पहला स्पेशल केस है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। प्रिंसिपल रेवेन्यू बुक करता है ग्रॉस फॉर्म में, एजेंट रेवेन्यू बुक करता है नेट फॉर्म में। हमको कैसे मालूम पड़ेगा कौन प्रिंसिपल कौन एजेंट? तो उस केस में जो पार्टी प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल। सेकंड, जो पार्टी इन्वेंट्री रिस्क बेयर करता है, बात खत्म, प्रिंसिपल। तीसरा, जिस पार्टी के पास उस गुड्स या सर्विस का सेल प्राइस डिटरमाइन करने का डिस्क्रिशन है, बात खत्म, प्रिंसिपल। कभी कभी थोड़ा थोड़ा एजेंट के पास होता है, थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल के पास होता है। तो जो मैक्सिमम किसी पार्टी के पास है, हम कहेंगे वो पार्टी है प्रिंसिपल, बराबर। उसके बाद अगर आप कभी कभी डे वन पे कोई नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फीस रिसीव करते हो, फॉर एग्जांपल जिम के मेंबरशिप फीस के साथ कस्टमर को बोलते हैं कि डे वन पे आप रजिस्ट्रेशन फीस भी भरोगे, तो उस केस में उसको कहते हैं नॉन रिफंडेबल फीस। तो नॉन रिफंडेबल फीस को उस केस में डे वन पे बुक करे कि ओवर द पीरियड बुक करे? तो वो पूछता है क्या नॉन रिफंडेबल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ज्वाइनिंग फीस के बदले में क्या जिम वाले ने कोई एक्स्ट्रा गुड्स या सर्विस दिया क्या? तो अगर इफ इट रिलेट्स टू अ डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस, तो उस केस में अपन रेवेन्यू डे वन पे बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बदले में जिम वाले ने तुमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया, इट डज नॉट रिलेट टू एनी एक्स्ट्रा गुड्स एंड सर्विस, तो उस केस में ऐसे रेवेन्यू को अपन मेंबरशिप फीस का ही पार्ट मानेंगे और ओवर द पीरियड बुक करेंगे, ओवर द पीरियड बुक करेंगे, बराबर, खत्म। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, कस्टमर ऑप्शंस फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कस्टमर को बोलते हैं कि आज 10 टिकट्स परचेस कर, फ्यूचर में 1 टिकट का तू फुकट का पिक्चर देख लेना आके, या आज तुम इतना शॉपिंग करो, तुमको फ्यूचर परचेस पे इतना डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। तो उस केस में जहां ऐसा ऑप्शन देते हैं कस्टमर को, तो आइडियली द कस्टमर इज नॉट पेइंग ओनली फॉर टुडेज सर्विस, कस्टमर इज ऑल्सो पेइंग फॉर दैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाउचर। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हो उसको आज के सर्विस और फ्यूचर के वाउचर में क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करते हैं सेल विद द राइट टू रिटर्न, बराबर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अमेजॉन सेल करता है विद द राइट टू रिटर्न कि भाई तुमको पसंद ना आए 15 दिन में कर देना रिटर्न, तो उस केस में रेवेन्यू कितने वैल्यू पे बुक करेंगे? तो जो आइटम आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिटर्न आ जाएगा, उस पे कोई रेवेन्यू बुक करना नहीं होता है। तो अपन रेवेन्यू सिर्फ उन्हीं आइटम के ऊपर बुक करेंगे जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लैपटॉप्स का सेल हुआ है, अपने को लगता है 2 आएंगे रिटर्न, 8 नहीं आएंगे रिटर्न, तो 8 पे बुक करेंगे रेवेन्यू, पैसा मिलेगा पूरे 10 का, 2 का बुक करेंगे रिफंड लायबिलिटी, बराबर। और जिस दिन आपने ये एंट्री मारी, उस दिन इस एंट्री के साथ एक और एंट्री मारेंगे, और वो एंट्री होगी अपन बुक करेंगे जहां अपने ऊपर रिफंड करने का लाइबिलिटी है, वहां 2 लैपटॉप कस्टमर से रिकवर करने का राइट भी है। तो रिकॉग्नाइज करेंगे वो राइट को, असेट को, विद अ करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट टू सीओजीएस, बराबर। ये भी डे वन पे एंट्री मारेंगे, बट ये कॉस्ट पे एंट्री मारेंगे, जो भी लैपटॉप का कॉस्ट था उसके ऊपर एंट्री मारेंगे। फिर अल्टीमेटली देखेंगे अगर रिफंड नहीं करना पड़ा तो रिफंड लायबिलिटी रिवर्स करेंगे, रेवेन्यू बुक करेंगे और इस एंट्री को भी रिवर्स करेंगे। इन केस अगर रिफंड करना पड़ गया तो रिफंड कर देंगे, कैशबैक कर देंगे क्रेडिट, और इस एंट्री को भी वापस से क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, खत्म हो गई कहानी। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर रीस्टॉकिंग फीस। कभी कभी ये जो पॉइंट है फिफ्थ वाला, इट इज रिलेटेड टू फोर्थ पॉइंट। कभी कभी ऐसा होता है कि अमेजॉन हमने कस्टमर को बोला कि हम रिटर्न तो ले लेंगे, बट जब आप प्रोडक्ट रिटर्न करोगे तो पैकिंग वगैरह का हम थोड़ा सा 10 रुपया चार्ज करेंगे। तो उस केस में जब वो कस्टमर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करने वाला है, फॉर एग्जांपल 10 लैपटॉप में से दे एक्सपेक्ट कि 2 लैपटॉप आएगा रिटर्न, बट 2 लैपटॉप पे सपोज एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं कि हर लैपटॉप का प्राइस 1 लाख रुपीस था, तो वो कंपनी बोलता है कि हम पूरा 1 लाख रिफंड नहीं करेंगे, हम 1000 रुपीज काटेंगे पर लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि 1000 हमारा पैकिंग का चार्ज होता है, तो हम सिर्फ 99,000 इंटू 2 ही रिफंड करेंगे। तो उस केस में अपन जब डे वन पे एंट्री मारेंगे कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश बैंक पूरा 10 लाख अपने को आया रहेगा, बराबर, टू रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अपन कितना बुक करेंगे, एक तो 8 लैपटॉप के ऊपर 8 लाख बुक करेंगे, प्लस मैं बोलूं ये रीस्टॉकिंग फीस जो 2000 रुपया पर लैपटॉप, वो भी कंपनी कमा चुका है, तो वो भी वो डे वन पे ही बुक कर लेगा, बिकॉज ये अमाउंट रिफंड नहीं करना है, बराबर। और अपन रिफंड लाइबिलिटी अब 2 लाख रुपीस का नहीं, सिर्फ 1,98,000 का ही बुक करेंगे, बराबर, ध्यान रखना इस बात का, खत्म। उसके बाद आता है वारंटीज का बात। जब अपन खरीदते हैं ना मोबाइल फोन, साथ में मिलती है वारंटी, तो वारंटी दो नेचर की होती है, एक होती है सर्विस टाइप वारंटी और एक होती है एश्योरेंस टाइप वारंटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस टाइप वारंटी? सर्विस टाइप वारंटी का मतलब होता है एक्सटेंडेड वारंटी, जहां वारंटी एक्सेस वाली वारंटी ऑप्शन रहता है कि अपन एक्सेस वारंटी परचेस कर सकते हैं, बराबर। तो अगर ऐसी कोई भी सर्विस टाइप वारंटी है तो उस केस में अपन मानेंगे सेपरेट पीओ, और थोड़ा सा कंसिडरेशन उस सेपरेट वारंटी के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर एश्योरेंस टाइप वारंटी है, जो मैंडेटरी वारंटी मिलती है 1 साल की,
अगर वो है मोबाइल फोन के साथ तो अपने को दो पीओ नहीं सिंगल पीओ मान के अपन को सेपरेट पीओ मान सॉरी सिंगल पीओ मान के टीपी एलोकेट करने का जरूरत नहीं है, बराबर, नॉट बी कंसिडर्ड एज सेपरेट पीओ। ज्यादा से ज्यादा ऐसे वारंटी के ऊपर प्रोविजन बना लेंगे एज पर इंडिया 37, बस इतना ही है वो उसके अंदर। उसके अलावा 7th पॉइंट इज कंसाइनमेंट अरेंजमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट? कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कंसाइनर ने एक कंसाइनी को गुड सप्लाई किया, बराबर। अब कंसाइनी इज नॉट द कस्टमर, कंसाइनी एक डीलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, जो अल्टीमेट कस्टमर को सेल करता है। तो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट के अंदर जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेल करता है तब वो कंसाइनर रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता। जब अल्टीमेटली कंसाइनी कस्टमर को सेल करता है तब उसको रेवेन्यू बुक करना चाहिए, बिकॉज रिस्क ऑफ द गुड्स will be transferred when the consignee sells good to the customer. Why? Because अगर कंसाइनी से वो नहीं बिका तो वो तो कंसाइनर को क्या कर देगा, कंसाइनर को रिटर्न कर देगा गुड्स। इसलिए कंसाइनर रेवेन्यू कब बुक करेगा? जब कंसाइनी अल्टीमेट पार्टी को क्या कर देगा, सेल कर देगा, बराबर। तो ऐसे केसेस में अपने को ध्यान से कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आता है सेल एंड रीपर्चेज। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जिधर गुड्स डे 1 पे सेल किया और मैंडेटरीली बोला है कि बाद में वापस से कर लेंगे रीपर्चेज, तो कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से स्टडी करने का कि सेल कितने में किया और रीपर्चेस कितने में करेंगे। अगर सेल किया 10 लाख में, रीपर्चेस करेंगे 11 लाख में, मतलब बेचने पे मिला 10, रीपर्चेस करने पे पे करेंगे 11, तो एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे? तो ऐसे केस में इसको मानने का, इसको कभी भी ना सेल ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं मानने का, क्योंकि जो सेल किया वापस से आने ही वाला है, तो इस केस में मानने का इसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। और ऐसा मानने का जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, बिकॉज आपने 10 लाख रुपया अगर किसी से डे 1 पे लोन पे लिया होता तो वो आपसे इंटरेस्ट समेत एक साल के बाद 11 लाख रुपीज मांगता, बराबर। अच्छा, सिमिलरली वाइस वर्सा होता, सेल किया 10 लाख में लेकिन रीपर्चेस करेंगे ओनली 9 लाख में, तो अपन 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहे, 1 लाख कम क्यों पे कर रहे? तो ऐसे केस में इसको मानने का एक लीज का अरेंजमेंट। वाई? बिकॉज लीज वाले केस में ही होता है कि मैंने सेल किया था 10 लाख में, रीपर्चेस कर रहा हूं 9 लाख में, बिकॉज आई एम पेइंग लेस 1 लाख, बिकॉज दैट पार्टी मस्ट हैव यूज्ड द असेट फॉर 1 ईयर, इसलिए 1 लाख कम पे कर रहा हूं, बराबर। उसके बाद आता है अपना बिल एंड होल्ड का ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? बिल एंड होल्ड का ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कस्टमर ने एंटिटी ने कस्टमर को कर दिया सेल, कस्टमर ने कर दिया बिलिंग, कस्टमर ने कर दिया पेमेंट, लेकिन कस्टमर ने बोला कंपनी को भाई साहब मैं जरा बाहर जा रहा हूं, गुड्स तेरे पास ही रख। मतलब कस्टमर के रिक्वेस्ट पे गुड्स एंटिटी होल्ड करके रखता है, उसको कहता है बिल एंड होल्ड। तो जनरली ऐसे केसेस में रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? तो केयरफुल असेसमेंट करने का कि कंट्रोल कब ट्रांसफर हुआ है। अगर आपको लगता है कि कंट्रोल बिलिंग के टाइम ट्रांसफर हो चुका है तो बिलिंग के टाइम ही बुक कर देना, लेकिन अगर लगता है कि नहीं कंट्रोल बिलिंग के टाइम ट्रांसफर नहीं हुआ है तो नॉर्मली बुक करने का जरूरत नहीं है, जब डिलीवरी करोगे तब बुक करने का। बट बिल एंड होल्ड के केस में जनरली बिलिंग के टाइम ही कंट्रोल जा चुका होता है। अच्छा, ये एक बात। सेकेंड बात वो ये भी कहता है कि जब बिल एंड होल्ड का ट्रांजैक्शन होता है तो कंपनी पागल तो है नहीं कि कस्टमर के बिहाफ पे उसका कस्टोडियन बन के इतने टाइम तक उसके लिए गुड्स होल्ड करेगा। तो वो कंपनी ये भी कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या उसने कस्टमर से कुछ कस्टोडियल सर्विसेज के लिए भी चार्ज किया है क्या। तो उस केस में जहां बिल एंड होल्ड होता है तो वहां ये भी असेस करना होता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर क्या कुछ एस्पेक्ट is there for custodial services which the company is providing to the customer or not। तो उस केस में टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ सकता है बिटवीन द कस्टोडियल सर्विसेज एंड बिटवीन द गुड्स एंड सर्विस सोल्ड, बराबर, खत्म। उसके बाद आएगा अपना 10 पॉइंट विच इज लाइसेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कभी कभी अपन पुराना लाइसेंस वगैरह बेचते हैं, आईपीआर के राइट्स बेचते हैं, पिक्चर बेचते हैं, कॉपीराइट बेचते हैं, तो उस केस में ऐसे लाइसेंस को जस्ट स्पेसिफिक नंबर ऑफ इयर्स के लिए बेचते हैं। तो बेचने पे जो पैसा रिसीव करेंगे, सपोज लाइसेंस बेचा 10 साल के लिए, है ना, लाइसेंस किस चीज का बेचा? धर्मा ने अपनी पुरानी पिक्चर दिखाना लाइसेंस बेचा। तो उस केस में ऐसे सेल ऑफ लाइसेंस को रेवेन्यू कब बुक करने का? डे 1 पे कि ओवर द पीरियड 5 इयर्स के लिए बेचा। तो उस केस में ये देखने का कि लाइसेंस बेचने के बाद धर्मा ने जब अपना लाइसेंस बेचा पुरानी पिक्चर का, तो लाइसेंस बेचने के बाद क्या धर्मा को एक्स्ट्रा कुछ सर्विस देने का जरूरत है क्या? सपोज धर्मा ने पुरानी पिक्चर सारी उठा के बेच दी नेटफ्लिक्स को और बोला अब तू दिखा, और धर्मा का ऑब्लिगेशन वहां हो गया खत्म डे 1 पे ही, 5 साल के लिए दे दी पिक्चर, बोला तू दिखा दे। तो उस केस में धर्मा प्रोडक्शन को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 इयर्स एक्स्ट्रा कुछ सर्विस देने का जरूरत नहीं है। तो उस केस में धर्मा प्रोडक्शन विल बुक द रेवेन्यू ऑन डे 1 इटसेल्फ, वन शॉट। लेकिन अगर ऐसा बोला नेटफ्लिक्स ने कि यार पुराने पिक्चर तो तू दिखाएगा लेकिन इन 5 साल में धर्मा प्रोडक्शन को
एक दो वेब सीरीज बना के देनी पड़ेगी, दो पिक्चर बना के देनी पड़ेगी, तो उस केस में मैं ऐसा कह दूं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 5 years धर्मा को और भी गुड्स या सर्विस देना है और सर्विस देनी है उसको, तो उस केस में रेवेन्यू बुक करना है ओवर द पीरियड। कहानी इसकी भी हो गई खत्म। उसके बाद हमारा आने वाला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। नॉर्मली पूरे इंडेक्स में अपन बात करते हैं रेवेन्यू 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 का एक लौता पॉइंट जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का बात करेगा, बराबर। नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का बात क्या है वो भी अपन समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला दो तरह के होते हैं कॉस्ट, एक होता है एक्विजिशन कॉस्ट, एक होता है फुलफिलमेंट कॉस्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने का कॉस्ट और एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर फुलफिल कंप्लीट करने का कॉस्ट। सबसे पहला एक्विजिशन कॉस्ट अगर संक कॉस्ट के नेचर का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंकर करना पड़ता इररिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, तो ऐसे खर्चे को डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। सेकंड, अगर कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, बेसिकली कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, तो क्या करना पड़ सकता है, उसको कैपिटलाइज करना पड़ सकता है। तो कैपिटलाइज क्यों करेंगे, बिकॉज जैसे अपन रेवेन्यू बुक करते ओवर द पीरियड, वैसे ही इस खर्चे को भी अपन प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे ओवर द पीरियड बाय कैपिटलाइजिंग इट। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वाला पॉइंट तब रेलिवेंट है जब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड मोर देन 1 year है। हाँ, बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड लेस देन 1 year का है तो क्या तो करेगा कैपिटलाइज और क्या तो करेगा एक्सपेंस आउट, बिकॉज कैपिटलाइज करके सारा का सारा एक ही साल में एक्सपेंस आउट हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट तभी रेलिवेंट है जब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है फॉर मोर देन 1 year। उसके अलावा आते हैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट को पूरे करने के टाइम इंकर किए गए खर्चे। तो अगर वो खर्चे का अकाउंटिंग किसी और स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड है तो उस रिस्पेक्टिव इंडेक्स अप्लाई करने का, लेकिन अगर किसी और इंडेक्स में कवर्ड नहीं है, बराबर, और वो खर्चा असेट का डेफिनेशन मीट करता है, तो उसको अपन बुक कैपिटलाइज करेंगे एज पर 115 और ट्रांसफर करेंगे इन द प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस रेशियो में रेवेन्यू बुक होगा उसी रेशियो में अपन कॉस्ट को भी ट्रांसफर करेंगे, बराबर। कहानी खत्म। उसके बाद आपका अपना आखिरी पॉइंट विच इज सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिधर गवर्नमेंट और टोल कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हुआ है। अब होता क्या है, गवर्नमेंट बोलता है टोल कॉन्ट्रैक्टर को कि तू बना पब्लिक के लिए ब्रिज और तू ही कर उसको कंट्रोल, बराबर। तो इस केस में इसको कहते हैं सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। तो यहां जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर दो चीज करता है, एक तो कंस्ट्रक्शन भी करता है और एक उसको मेंटेन भी करता है। मेंटेन मतलब गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि पहले कंस्ट्रक्ट कर, फिर 10 साल तक हमारे बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे टोल भी कलेक्ट करके दे, मतलब कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट, है ना, ऐसा। तो उस केस में दो केसेस पॉसिबल है। गवर्नमेंट कंसिडरेशन कैसे पे करता है वो देखना है। अगर गवर्नमेंट कंसिडरेशन कैश में प्रॉमिस कर रहा है तो उस केस में जितना भी रेवेन्यू है वो अपन कैसे बुक करेंगे। कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू गवर्नमेंट डे 1 पे नहीं करता, बाद में पे करेगा। टोल जो कलेक्ट करेगा वो कॉन्ट्रैक्टर, टोल का जो सर्विस देगा उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा बाद में देगा, पहले नहीं देगा। तो जैसे जैसे वो अक्रू होता हुआ चलेगा रेवेन्यू, उसके अगेंस्ट अपन एक ट्रेड रिसीवेबल फिनेंशियल एसेट बुक करते हुए चलेंगे, बराबर। तो अपन जो भी गवर्नमेंट से चार्ज करेंगे वो रहेगा दो नहीं तीन चीजों के लिए। एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए, सेकंड जो टोल ऑपरेट कर रहे हैं उसके लिए, और तीसरा जो क्योंकि गवर्नमेंट लेट पे करेगा तो अपन उनसे कुछ फिनेंस इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे ना, इंटरेस्ट। तो ये तीन चीज के लिए अपन वी विल चार्ज दी गवर्नमेंट। तो जितना भी अपन ने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस गवर्नमेंट को कोट किया रहेगा वो तीन चीजों के लिए होगा। तो जैसे जैसे रेवेन्यू अक्रू होगा उसके अगेंस्ट एक फाइनेंशियल एसेट बुक करते हुए चलना, फिर अपन उस फाइनेंशियल एसेट के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू करते हुए चलेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन अपन उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट ने आपको पैसा देने का प्रॉमिस नहीं किया है। गवर्नमेंट बोलता है आप काम करो, बदले में जब आप टोल ऑपरेट करोगे तो टोल से जो भी पैसा आएगा वो आपका। तो उस केस में जब अपन रेवेन्यू बुक करेंगे तो रेवेन्यू के अगेंस्ट फाइनेंशियल एसेट मत बुक करना, रेवेन्यू के अगेंस्ट आप इंटेंजिबल एसेट बुक करना, दैट्स इट। उसके बाद जब टोल का पैसा कलेक्ट करोगे तो सारा का सारा पैसा आपका रेवेन्यू होगा, बिकॉज गवर्नमेंट को वो रिपे नहीं करना है। तो जैसा पैसा कलेक्ट करोगे उसको भी रेवेन्यू बुक करने का, और एक बार इंटेंजिबल एसेट जितने साल का है उतने साल में इंटेंजिबल को एमोटाइज भी करने का, वो भी अपन क्वेश्चन में देखेंगे। बट ये था सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट। एंड इसी के साथ 115 की भी कहानी हो जाती है खत्म। भाई साहब निपट गया है 115 भी। और क्या चाहिए जिंदगी में भाई साहब, कितना लगभग 38 मिनट्स के अंदर पूरा 115। कितना पेजेस है, अगर मैं मेरे बुक का बात करूं, मेरे बुक में 33 पेजेस, आईसीआई के मॉड्यूल में मोर देन 100 पेजेस इन जस्ट अ मैटर ऑफ 35 मिनट्स। और क्या चाहिए जिंदगी में भाई साहब, है ना। तो एक 2 मिनट का ब्रेक लो, मैं फटाफट से पानी भर कर आया और फिर अपन इसका क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। ये रुचा एलिवेटर वाला क्वेश्चन भी अपन वो सब भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करना, और जब एक बार सेशन खत्म हो जाए तो 1 घंटे बाद आकर कमेंट जरूर कर देना उस केस में, है ना, अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। चलो तो 1 सेकंड मुझे बस 2 मिनट देना, मैं पानी का बॉटल लेकर आया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, मैं ना स्ट्रीम स्टॉप कर रहा हूँ, 2 मिनट में रिज्यूम करूंगा, तो छोड़ के मत जाना।
जस्ट स्टॉपिंग, क्योंकि वो अलाउड नहीं है मेरे को ऐसा, इसलिए ठीक है। मैं भाई साहब वी आर बैक, है ना, आ गए हम वापस, ठीक है क्या। चलो फटाफट से अपन क्या करते सेशन की रिजम्पशन ले लेते फटाफट से। तो अपन 115 के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे अभी, तो मैं 115 का पहले खोल लूं क्या बुक, तो अपन खोल लेते हैं 115 वाली बुक, है ना। 115 का अपन बुक खोल लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आप भी खोल के बैठो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, सिंपल 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 सिंपल। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9, जो आपको करके जाना चाहिए, बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्या है क्वेश्चन में, सुन लो फटाफट से। ये क्वेश्चन में वो है, मॉडिफिकेशन हुआ है ना, और मॉडिफिकेशन वो थर्ड वाला हुआ है, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस वाला। कैसे, कोई डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विस ऐड नहीं हुआ है। पहले लगा था 200 घंटे लगेंगे, 50 घंटे और बढ़ा दिए इसके अंदर, तो वही गुड्स एंड सर्विस में एडिशन किया है। तो कोई नया गुड्स सर्विस ऐड नहीं किया है, और अपन ने प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है, बराबर। तो क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस का मतलब इफेक्ट निकालने का रेट्रोस्पेक्टिव, सॉरी अमाउंट निकालने का रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट देने का प्रोस्पेक्टिव, तो वही निकाला है। और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर मालूम पड़ा है कि 1000 का रेवेन्यू ज्यादा बुक करके बैठे हैं, तो 1000 का रेवेन्यू क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, बस इतना ही है उस केस में, खत्म। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 9। उसके बाद आएगा अपना अगला क्वेश्चन नंबर 22। लेट मी सी, 22 तो सिंपल है क्या, ये 22 करने का कर लेते हैं अपन फटाफट से इसको। ये जिम वाला सुनना क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है 4 मार्क के लिए। क्या बोलता है वो, बोलता है एंटिटी सेल्स जिम मेंबरशिप फॉर 7500 टू 100 कस्टमर्स, और सबके पास सेकंड और थर्ड में रिन्यू करने का ऑप्शन है फॉर 6000 रुपीज, ठीक है। अब एंटिटी क्या एस्टिमेट करता है कि एनुअल अट्रिशन रेट इज 50% ईच ईयर, है ना। इसका मतलब अगर ईयर 1 में 100 कस्टमर है ना, तो ईयर 2 में सिर्फ 50 कस्टमर बचेंगे, है ना, और ईयर 3 में सिर्फ 25 कस्टमर बचेंगे। इसको बोलते हैं एनुअल अट्रिशन रेट इज 50%। उसके बाद फर्स्ट ईयर में इफ यू आर चार्जिंग 7500, सेकेंड ईयर में आप चार्ज कर रहे हो 6000, और थर्ड ईयर में आप कितना चार्ज कर रहे हो 6000। तो ये मत बोलना ये हो गया फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू, ये हो गया ईयर 2 का रेवेन्यू, ये हो गया ईयर 3 का रेवेन्यू, ना, गलत हो जाएगा उस केस में, ना बाबा ना, ना बाबू ना। कैसे करेंगे, टोटल रेवेन्यू निकालो, टोटल बराबर, टोटल कितना आएगा, ये हो जाएगा 7500, ये कितना हो जाएगा, ये 30, और 1 2 3 बराबर क्या 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 6 150 बराबर। टोटल कितना हो गया 9 12 लैक्स। 12 लैक्स को डिवाइड करने का बाय टोटल कस्टमर्स इन ऑल 3 इयर्स, तो टोटल कितना है 100 प्लस 50 प्लस 25, दैट इज डिवाइड बाय 175। आपको मिलेगा पर कस्टमर का वैल्यू, वो कितना आएगा 6857 अप्रोक्स, कितना आएगा 6857 अप्रोक्स, बस इतना पर कस्टमर का आप रेवेन्यू बुक करोगे हर साल। इसका मतलब ईयर 1 में कितने कस्टमर थे 100, तो इंटू 6857। ईयर 2 में कितने कस्टमर थे 50 इंटू 6857। सिमिलरली ईयर 3 में भले ही आप पैसा ज्यादा रिसीव करोगे ईयर 1 में, पैसा यू विल रिसीव 7500, बट रेवेन्यू से 6857 बुक करेंगे। सर व्हाट अबाउट द एक्सेस, एडवांस रेवेन्यू बुक करेंगे, बाद में फ्यूचर में रिवर्स करते हुए चलेंगे, कहानी खत्म होगी इसकी। ये था क्वेश्चन नंबर 22 करके जाने का उस केस में। उसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 23 अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। ये एक सेकंड ना, मेरे यहाँ लैग हो रहा है क्या, 1 सेक, लैग तो नहीं हो रहा ना भाई, हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अब सुना 23 के अंदर क्या है, 23 वो वाला है, कस्टमर को डे 1 पे सेल किया और साथ में डिस्काउंट का वाउचर भी दिया, है ना। तो वो क्या क्या, ध्यान से देखो। अपन ने प्रोडक्ट सेल किया 1000 रुपए का, बराबर, साथ में 40 1000 रुपए का वाउचर, 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया, साथ में 40% का वाउचर दिया, जो वो नेक्स्ट 30 डेज में रिडीम करेगा, बराबर। अब ये कहते हैं कि 40% का वाउचर बेचा, लेकिन 10% का तो वाउचर वो दुनिया भर के पूरे गांव को देते हैं, ठीक है, एक पहली बात। उसके अलावा वो कहते हैं कि देयर इज ओनली 80% लाइक्लीहुड कि कस्टमर वाउचर रिडीम करेगा, है ना। और ऑन एन एवरेज कस्टमर कितने का प्रोडक्ट परचेस करता है, ऑन एन एवरेज कस्टमर 500 रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट परचेस करता है। तो उस केस में आप अकाउंटिंग कैसे करें, सबसे पहले अपने पास जो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है वो है ₹1000। ये 1000 आपने दो चीज के लिए रिसीव किया है, एक तो प्रोडक्ट के लिए और एक तो डिस्काउंट वाउचर के लिए, बराबर। तो ये 1000 को एलोकेट करेंगे बिटवीन प्रोडक्ट एंड डिस्काउंट वाउचर इन द रेशियो ऑफ एसएसपी। प्रोडक्ट का एसएसपी कितना था, वो तो 1000 ही था,
बराबर, और डिस्काउंट हो जाएगा एसएसपी कितना निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट कंपनी को कितना एडिशनल देना पड़ेगा वो देखना है। तो मैं बोलता हूं सबसे पहले 500 के ऊपर 40% का डिस्काउंट, क्या नहीं, 500 के ऊपर सिर्फ 30% का डिस्काउंट। सर वाउचर 40% का है, हमको सिर्फ इंक्रीमेंटल डिस्काउंट देना है, 10% का तो पूरे गांव को दे रहा है, तो 10% इग्नोर मारने का। तो 500 इंटू 30% का डिस्काउंट इंटू प्रोबेबिलिटी दैट इज 80%, तो वो कितना आता है 120 आता है बस। तो ये हो गया एसएसपी 1000 एंड 120। इस 1000 को दोनों के अंदर इसी रेशियो में एलोकेट करेंगे, तो वो एलोकेशन यहां दिया हुआ है बराबर। वो एलोकेशन आता है प्रोडक्ट ए के अंदर अप्रॉक्स 890, वाउचर के अंदर अप्रॉक्स 110। तो भले ही आप कस्टमर से डे वन पे कैश बैंक 1000 रिसीव करोगे, लेकिन आप डे वन पे रेवेन्यू सिर्फ 890 बुक करोगे। व्हाट अबाउट द 110 एक्स्ट्रा, वो आप एडवांस रेवेन्यू बुक करोगे, वो जब अल्टीमेटली कस्टमर डिस्काउंट वाउचर रिडीम कर लेगा या जब वो लैप्स हो जाएगा तब आप अपने रेवेन्यू के अंदर बुक करोगे। खत्म हो गई इसकी कहानी बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। फिर आता है अपने काम का क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 30। ये आप कर सकते हो, ये वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालने का है यार, कि कितना परसेंट चांस है कि क्या क्या तुमको बोनस वगैरह मिलेगा। बहुत सिंपल, आप कर सकते हो। इसमें दोनों मेथड निकालने का है, वेरिएबल कंसिडरेशन है, दो मेथड है, एक है मोस्ट लाइकली आउटकम वाला मेथड और एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। दोनों मेथड यूज करके आपको आंसर मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो करने का और आगे बढ़ जाने का उस केस में। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद आता है अपना काम का क्वेश्चन, और कोई है क्या, लेट मी सी। हाँ, आप चाहो तो ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 31, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है क्या, अपन फटाक से समझने का ट्राई करते हैं बराबर। आएगा तो ये 5 मार्क का आ सकता है, नॉट वेरी बिग क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है, अपन ने सेल किया है 1000 यूनिट्स, 1000 रुपीज पे पर यूनिट, और ये बोला है कि इफ द कस्टमर परचेजेस मोर देन 100 यूनिट्स, तो हम उसके लिए प्राइस कर देंगे 900 में। मतलब ज्यादा परचेज करेगा तो सस्ते में दे देंगे, लेकिन प्रोवाइडेड आपने 100 से ज्यादा यूनिट्स पूरे साल में परचेज किए, है ना। अगर उससे कम परचेज करोगे तो 1000 रुपया लगाएंगे। इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे हमारा एस्टिमेट बोलता है कि वो 100 से कम ही परचेज करेगा बराबर। तो हमने जो भी सेल किया उस पे 1000 रुपीज के हिसाब से रेवेन्यू बुक किया होगा। अब आगे ये कहता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में हमारा एस्टिमेट चेंज हो जाता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में जितना भी सेल करोगे उस नए वाले सेल के ऊपर तो आप 900 के हिसाब से बुक करोगे, लेकिन जो इस 10 के ऊपर आप एक्स्ट्रा 100 रुपीज बुक कर चुके हो, वो एक्स्ट्रा 100 रुपीज को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बस उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है, करके जाने का, क्वेश्चन नंबर 31 खत्म। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 32। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो आपको करके जाने का है। इसका आपको बेसिक आइडिया देता हूं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले 1 मिलियन का फिक्स्ड फी है, मतलब ₹10 लाख का टीपी है इसके अंदर। अपने को लगता है कि अपन खर्चा कितना इंकर करेंगे, 9,50,000। इस क्वेश्चन को जब आप पूरी तरीके से पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि 9,50,000 क्यों दिया है, ताकि अपन हर साल प्रोग्रेस मेजर कर सके। क्वेश्चन के एंड में आपको बताया हुआ है कि हमने हर साल कितना कितना खर्चा इंकर किया, तो मुझे रेवेन्यू कितना बुक करना है इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट इंकर्ड बराबर। तो मैं फर्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू बुक करूंगा, 50,000 डिवाइड बाय 9,50,000, जितना भी आया वो आप करेगा परसेंटेज कंप्लीशन फर्स्ट ईयर के एंड पे। सिमिलरली सेकंड ईयर में कितना रेवेन्यू बुक करेंगे, 175 डिवाइड बाय 950। थर्ड में कितना बुक करेंगे, 4 डिवाइड बाय 950। फोर्थ ईयर में कितना बुक करेंगे, 275 डिवाइड बाय 950। फिफ्थ ईयर में 50 डिवाइड बाय 950। उस रेशियो में अपन रेवेन्यू बुक करेंगे। रेवेन्यू कितना है, एक तो है फिक्स्ड रेवेन्यू ऑफ 10 लाख रुपीज। उसके अलावा जब आप आगे पढ़ोगे तो इसके अंदर अपने को इंसेंटिव भी है, बोनस, वेरिएबल कंसिडरेशन। तो क्या वेरिएबल कंसिडरेशन को अपन टीपी के अंदर गिनते हैं, द आंसर इज यस, वो भी गिनते हैं बराबर। तो वेरिएबल कंसिडरेशन को अपन टीपी के अंदर गिनते हैं। अब कितना गिनेंगे, तो पहले उनका एस्टिमेट बोलता है कि हमको 1 लाख मिलेगा, तो हम 1 लाख को टीपी के अंदर गिनेंगे। मतलब हमारे लिए टीपी रहेगा फिक्स्ड 10 लाख पूरे 5 साल का, और वीसी रहेगा 1 लाख पूरे 5 साल का। तो अपन ओवर द पीरियड बुक करेंगे दोनों कंसिडरेशन को इन दिस रेशियो ओनली। अब होता क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ ईयर में जाके हमारा एस्टिमेट चेंज हो जाता है और हमको लगता है कि अब हमको 1 लाख नहीं, अब हमको 2.5 लाख मिलेगा। तो सबसे पहला फोर्थ ईयर में जितना भी आप वीसी बुक करोगे वो 2.5 के हिसाब से बुक करोगे। बट द प्रॉब्लम इज ईयर 1, 2 और 3 में आपने तो वीसी पे जितना भी बुक करना है रेवेन्यू वो 1 लाख के हिसाब से बुक किया है, तो इसलिए आपको रेट्रोस्पेक्टिव अमाउंट निकालना पड़ेगा कि अगर इसके बारे में डे 1 से पता होता
तो 1 2 3 इयर्स में कितना बुक करते है ना, और एक्चुअल में कितना बुक किया है। तो जितना भी एक्सेस आता है उसको आप 4th ईयर में बुक करोगे एक्स्ट्रा। इसलिए मैं बोलता हूं ना, अमाउंट निकालने का रेट्रोस्पेक्टिव, इफेक्ट देने का प्रोस्पेक्टिव, बस उसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। तो उस क्वेश्चन को करके जाने का भाई साहब तुमको आ जाएगा जिंदगी का मजा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके जाने का अच्छे तरीके से, मैंने सिर्फ ब्रीफ मैनर में क्या किया इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो देखो वो क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट में निकाल के दिया हुआ है। अब इनका जो अमाउंट है वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, हाँ, क्योंकि इन्होंने राउंड ऑफ करके फिगर लिया हुआ है। आप राउंड ऑफ नहीं करोगे, आप एक्यूरेट लोगे तो अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट ठीक है वो मैच हो जाएगा अल्टीमेटली आगे जाकर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 34 जो करके जाना चाहिए आपको। उसके बाद अपने पास आता है और कौन सा क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, लेट मी सी, हाँ 40 वाला क्वेश्चन ये करके जाने का। ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड है। सिंपल सी बात है, आप डे वन पे जो, सपोज इसमें हुआ क्या है, इसमें कस्टमर से पैसा जल्दी रिसीव कर लिया है, बट रेवेन्यू जो पैसा रिसीव किया वो नहीं होता है, जो अल्टीमेटली कस्टमर पे करता एज अ कैश सेलिंग प्राइस वो होता है। तो जितना पैसा डे वन पे अर्ली रिसीव कर लिया है बराबर, उसको अपन लाइबिलिटी बुक करेंगे, उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे, और आगे जाके वो सारा लाइबिलिटी रेवेन्यू में ट्रांसफर करेंगे तब 2 साल के बाद जब कस्टमर को अल्टीमेटली डिलीवरी होगा बराबर। इस क्वेश्चन में एक और चीज इंपॉर्टेंट थी कि 2 अमाउंट दिया हुआ था, एक 5000 और एक दिया हुआ था कुछ मेरे ख्याल से अलग सा रेट, 6% का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। तो इस केस में अपन ने लिया 6% वाला इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट, बिकॉज प्रोविजन बोलता है कि जब इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट होता है तो IRR नहीं लेते, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ही लेते हैं। तो अपन ने 6% के हिसाब से निकाला हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। हाँ तो ये था क्वेश्चन नंबर 41 जो करके जाने का आपको। हाँ उसके बाद और क्या कर सकते हो, लेट मी सी, हाँ अपन और क्या कर सकते हैं आगे। उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 55 वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो क्वेश्चन है जो जुलाई में आके गया, मेरे ख्याल से जुलाई में आया था, जुलाई 21, मैं कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट जुलाई 21 में क्वेश्चन आया था। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये वही मल्टीपल पीओज है, एक टीपी है, एलोकेट करने का है। लेकिन ये बोला है कि स्मॉलर बंडल बिकता है 50,000 में, तो स्मॉलर बंडल पे डिस्काउंट कितना जा रहा है, एसएसपी दोनों का मिला के 70 है, बिकता 50 में है, तो स्मॉलर बंडल पे डिस्काउंट जा रहा है 20,000 का बराबर। और जब आप केस 1 पढ़ोगे तो लार्जर बंडल पे भी डिस्काउंट कितने का है, 20,000 का बराबर। तो उस केस में सारा का सारा डिस्काउंट स्मॉलर बंडल वाले गुड्स में एलोकेट करने का, ये पहला केस था। सेकंड केस है क्या, रेसिडुअल अप्रोच अप्रोप्रिएट है क्या, तो एक रेंज दिया हुआ है, बैलेंस से फिगर निकालेंगे, उस प्रोडक्ट का वैल्यू रेंज में आ रहा है तो अप्रोप्रिएट है, रेंज में नहीं आ रहा तो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो केस बी में वो रेंज में आता है तो अप्रोप्रिएट होता है, केस सी में रेंज में नहीं आता तो अप्रोप्रिएट नहीं होता है। कहानी हो जाती है इसकी खत्म। ये था क्वेश्चन नंबर 55 जो करके आपको जाना चाहिए आइडियली, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या जो कराना चाहिए आपको, लेट मी जस्ट चेक। यस, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 65 जो कि है इम्पोर्टेंट बराबर। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है समझने का ट्राई करना। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अब नॉर्मली अपन क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था, अपन बोलते हैं ना जितना मैंने खर्चा इंकर कर दिया है उतना रेवेन्यू बुक कर लेने का। लेकिन कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते जो भले ही इंकर हो जाते लेकिन वो आपके प्रोग्रेस नहीं करते, मतलब उसको आपके प्रोग्रेस में काउंट नहीं होने चाहिए। ऐसा होता है ना, मैंने कोई खर्चा करने का था, खर्चा इंकर तो कर दिया लेकिन प्रोग्रेस नहीं उसमें कुछ, वो ऐसा वाला एक क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया जिसका टीपी इज 50 lakhs, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 40 lakhs। अब एक ऐसा खर्चा एलिवेटर्स का, आइडियली ये खर्चा लास्ट में होना चाहिए, मतलब ये खर्चा सक्सेसफुल तब होता है, ये खर्चा प्रोग्रेस में ऐड तब होता है जब आप एलिवेटर इंस्टॉल कर दो। अब कंपनी ने क्या किया, डे वन पे एलिवेटर खरीद के रख लिए, तो खर्चा तो इंकर कर दिया, तो कंपनी बोलता है कि भाई खर्चा इंकर तो प्रोग्रेस हो गया भाई साहब, इसके ऊपर भी जितना भी इसको भी प्रोग्रेस में तुम गिन लो रेवेन्यू वाले। तो अब भाई इसको प्रोग्रेस में अपन गिनते नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले अपना टीपी कितना है, अपना टीपी है 50 lakhs बराबर, और अपना एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितना है, अपना एक्सपेक्टेड कॉस्ट है 40 lakhs। तो 40 lakhs में से जो 15 लाख आप इंकर कर चुके हो एलिवेटर के लिए, है ना, इसको अपने मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस से बाहर कर देने का, बिकॉज ये आपका प्रोग्रेस डिनोट नहीं करता है। तो इतना जितना खर्चा आपने इंकर किया है, टू द एक्सटेंड ऑफ दैट एक्सपेंस आप उतना रेवेन्यू बुक कर सकते हो। मतलब इस खर्चे के ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन लगा के रेवेन्यू बुक नहीं करने का, जितना खर्चा उतना ही रेवेन्यू बुक करने का। तो मैं आउट ऑफ 15 lakhs 15 लाख का टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं बराबर। उसके अलावा
बाकी अगर आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो कहता है कि बाकी 25 लाख में से कंपनी ने 5 लाख इंकर कर दिया है, मतलब कंपनी का प्रोग्रेस रेशो कितना है 20%। तो कंपनी बाकी टीपी में से भी कितना रेवेन्यू बुक कर सकता है, बाकी टीपी में से कंपनी रेवेन्यू 20% बुक कर सकता है। मतलब कंपनी टोटल रेवेन्यू कितना ईयर 1 में बुक करेगा, एक तो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट 15 लाख का, प्लस ये 40 लाख के ऊपर 20%, दैट इज 8 लाख का, दैट इज 23 लाख का रेवेन्यू वो बुक करेगा। दैट्स इट, खत्म, ये वाला पॉइंट है। ऑफ कोर्स ध्यान रखना अपन मैराथन कर रहे हैं, मैं आपका बैच नहीं ले रहा हूं इधर कि सर समझा दो पूरा का पूरा, समझाने बैठूंगा ना पूरा तो भाई अगर पूरा ऐसा 10 मिनट में समझा के होता था तो अपन पागल थोड़ी ना कि कॉम्प्रिहेंसिव बैच लेते हैं, फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं। ये तब काम आता है मैराथन जब पहले पढ़ा हुआ रहेगा, सिर्फ रिवाइज करना है। ध्यान रखना इस बात का, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट तब काम आता है जब आपने लॉन्ग कट मार के मेहनत किया हुआ है, ये बात हमेशा ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। चलो आगे, तो ये 65 वाला क्वेश्चन था जो करके आपको जाना चाहिए। उसके बाद और कोई क्वेश्चन तो मुझे ढंग का दिखता है, लेट मी जस्ट सी। उसके बाद और कोई क्वेश्चन, हाँ एक है क्वेश्चन नंबर 75, बराबर। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने अपने एबीसी के अंदर ही बताया था कि मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, बराबर ध्यान रखना। ये सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है आ सकता है। अब सबसे पहला क्या है, सबसे पहला यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर ने गवर्नमेंट के लिए ब्रिज बनाने का बात किया, बनाएगा भी वो, ऑपरेट भी वो करेगा, और बदले में गवर्नमेंट उसको 200 करोड़ पे करेगा, ठीक है। अब 200 करोड़ का बाइफरकेशन अपने को निकालना पड़ता है कि इसमें से कंस्ट्रक्शन के लिए कितना, 110 करोड़, बराबर। और यार कैश पे करने वाला है गवर्नमेंट, लेकिन आज नहीं बाद में पे करेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए कितना, 110 करोड़। वो बोलता है फाइनेंस चार्ज, क्योंकि गवर्नमेंट बाद में पे करेगा तो इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा तो 15 करोड़। तो रिमेनिंग जितना बैलेंस बचता है, रिमेनिंग कितना बचता है मेरे ख्याल से 75 करोड़, दैट विल बी फॉर ऑपरेटिंग ऑफ टोल, बराबर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वाला रेवेन्यू है, ये कंस्ट्रक्शन के पीरियड में अपन बुक करेंगे, बराबर। ये जो इंटरेस्ट वाला रेवेन्यू है, ये इंटरेस्ट ओवर द पीरियड, जितना भी वो पैसा लेट देगा उतने पूरे पीरियड में बुक करेंगे। और ये जो ऑपरेटिंग का खर्चा है, ये अपन टोल ऑपरेटिंग के पीरियड में बुक करेंगे। दैट्स इट, इसी कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। तो आप अगर सोल्यूशन देखोगे तो कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज फाइनेंस असेट टू कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू, और उसी फेज में जो खर्चा इनकर क्या वो खर्चा भी बुक करेंगे। फिर ऑपरेशन फेज में वो जो अपना क्या बोलते हैं फाइनेंस असेट टू फाइनेंस रेवेन्यू है, इंटरेस्ट इनकम बेसिकली, वो बुक करेंगे 15 का। फिर उसी फेज में अपन जो ऑपरेटिंग वाला रेवेन्यू है वो भी बुक करेंगे और बाद में पैसा रिसीव कर लेंगे। ये था पहला केस। सेकंड केस में क्या होता है कि सेकंड केस में वो बोलता है कि गवर्नमेंट तुमको पैसा नहीं देने वाला है, गवर्नमेंट तुमको दे देगा इनटेंजिबल असेट। तो उस केस में करना क्या है, उस केस में हमको सिर्फ ये करना है कि जो भी तुम्हारा रेवेन्यू है, इंस्टेड ऑफ बुकिंग अ फाइनेंशियल असेट वी विल बुक अ इनटेंजिबल असेट, बराबर कंस्ट्रक्शन फेज में। फिर ऑपरेशन फेज में अपन सबसे पहले इस इनटेंजिबल को क्या करेंगे, एमोटाइज करेंगे। और जितना भी टोल से तुम पैसा कमाओगे वो तुम्हारे जेब का, बिकॉज गवर्नमेंट ने तुमको राइट दिया था कि टोल कलेक्ट करो पैसा लेकर जाओ। तो जितना भी टोल से पैसा आया वो सीधा सीधा पैसा रिसीव करेंगे और रेवेन्यू में ट्रांसफर करते हुए चलेंगे। कहानी इसकी हो गई खत्म, ध्यान रखना इस बात का। ये आएगा तो एग्जाम में आएगा 8 to 10 मार्क्स का, मुझे लगता है ज्यादा मार्क्स का आया तो बोनस तुम्हारे लिए, खत्म। ये था 115 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और बता दो और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो रुकना। अच्छा, एक है ना 4 क्वेश्चन का सीक्वेंस है, बहुत सिंपल है, खुद से आपको करना है लेकिन मार्क करा के छोड़ रहा हूं। 80, 81, 82 और 83, बराबर। ये 4 क्वेश्चन का सीक्वेंस, ये आरटीपी के अंदर भी है, एमटीपी के अंदर भी है। और ये पता है कैसे दिया हुआ है, ये मॉड्यूल के अंदर सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, आरटीपी एमटीपी में कंबाइन करके दिया हुआ है। मतलब ये टोटल 12 मार्क्स का पूछा हुआ है, 4 क्वेश्चन का सीक्वेंस, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो प्लीज ये करके जाना। 80 बराबर, 81, 82, 83, ये तीनों, ये चारों सॉरी, 80, 81, 82 और 83 करके जाना। ये एग्जाम में देखो 115 पे है ना, इंस्टीट्यूट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि ये वो 3-3 मार्क के सारे पूछ लिए, एक 12 मार्क का बड़ा क्वेश्चन बना के दिखा दिया, बट है चिंदी 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 चिंदी। ये करके जाओ प्लीज, मेरी बात मानो, ये आ सकता है। मैं जितना इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो कर ले, कुछ नहीं किया तो प्लीज करके जा भाई साहब, है ना। मालूम पड़ा सब छोड़ के गए, मजा आएगा जिंदगी का फिर तुमको। तो ये करके जाना 80, 81, 82, 83। देखो कोई तुमको इतना बताएगा नहीं कि ये करो वो करो, मुझे बता दो कोई तुमको बता रहा है तो इतना, भाई बता रहा हो तो कर लो, कुछ सोच समझ के बता रहा हूं मैं, ठीक है क्या। तो ये मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन तो आपको करके जाने हैं। अब सर व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट, आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर,
इसमें तो मैं आपको बोलूंगा 115 के ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। पहले किया हुआ है तो ही करना, पहले नहीं किया हुआ है तो, और टाइम नहीं है अभी, जाने दो। लेकिन पहले किया हुआ है, रिवाइज करने का टाइम है, कर लो। पहले नहीं किया हुआ है, अभी टाइम है, लगता है कि नहीं नहीं सर मेरे को पास टाइम बचेगा, हाफ डे का टाइम बचेगा मेरे पास, 2-3 घंटे निकाल सकता हूं मैं, तो उस केस में आप इसको कर सकते हो। सर कहां से करें इसको? मैंने 115 के लिए स्पेसिफिकली ये सारे क्वेश्चन का एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है यूट्यूब के ऊपर। सर्च करो यूट्यूब के ऊपर आकाश कंदोई 115 पास्ट एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जाम, आपको 1-2 लेक्चर मिलेगा। एक लेक्चर है 1.5 आवर का, एक लेक्चर है 30 मिनट्स का, 2 घंटे में मैंने पूरा करवाया हुआ है उस केस में, करके जाने का। अगर मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों ने वो किया हुआ है, नहीं किया हुआ है तो आप कर सकते हो क्योंकि वो सेपरेट लेक्चर में अवेलेबल है, यहाँ वापस से डिस्कस करके उसका मतलब नहीं है, ध्यान रखना यूट्यूब पे ही वो सेशन अवेलेबल है। तो ये थे 115 के सारे किसके क्वेश्चन, सबसे पहले अपन ने किए सारे मॉडल वाले